दोस्तों, मेरे घर की नौकरानी मुझे बहुत वफादार लगती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि वह हर रोज मुझे पार्क में घुमाने ले जाती और मुझे एक आइसक्रीम खिलाती, जिसे खाने के बाद मुझे नींद आने लगती। और जब मैं सो जाती, तो उस नौकरानी का पति मुझे मेरा नाम शिल्पा है। मैं जन्म से ही गूंगी थी और बोल नहीं सकती थी, जबकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। हमारे घर की एक वफादार नौकरानी मुझे हर रोज घर से दूर पार्क में टहलने के लिए लेकर जाती थी। एक दिन नौकरानी की तबीयत खराब हो गई, तो मैं दूसरी नौकरानी के साथ पार्क में टहलने के लिए आ गई थी। जब दूसरी नौकरानी के साथ जाने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे, क्योंकि जब मुझे पुरानी वाली नौकरानी पार्क में लेकर आती थी, तो रास्ते में कई जगह पर रुकती थी। और फिर जब हमारे पार्क से घर जाने का टाइम होता था, तब मेरी तबीयत बिगड़ने लगती थी। मगर आज मैं पार्क में घूमकर घर जा रही थी, फिर भी मेरी कंडीशन बिल्कुल ठीक थी। लेकिन पार्क में आते ही मेरी पुरानी नौकरानी रेखा मुझे आइसक्रीम खिलाना नहीं भूलती थी। कुछ दिनों बाद रेखा काम पर आई और वह मुझे पार्क लेकर गई, तो मैंने उसकी दी हुई आइसक्रीम नहीं खाई थी। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक उसके पास किसी की कॉल आ गई। वह बहुत घबराई हुई लग रही थी और कहने लगी कि बेबी जी, आप यहीं रुको, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आती हूँ। वह बहुत जल्दी में लग रही थी। आज सुबह घर पर मेहमान आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे पार्क आने में देर हो गई थी। मैं पार्क आकर बहुत खुश होती थी, इसलिए मैं हर दिन ही पार्क जाया करती थी। यह मेरा फेवरेट पार्क था। यहाँ पर मेरा बहुत मन लगता था। थोड़ी देर के बाद जब रेखा पार्क में मेरे पास आई, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट करते हुए अंदाज में आइसक्रीम दी और कहने लगी कि प्लीज बेबी जी, इसे खा लो, आज बहुत अच्छी जगह से लाई हूँ। देखो, यह बहुत मजे की आइसक्रीम है। मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी। पता नहीं इस आइसक्रीम में ऐसा क्या था कि मुझे खाते ही चक्कर आने लगते थे। और फिर जब मेरी आंख खुलती, तो मैं पार्क में नहीं बल्कि अपने घर के कमरे में होती थी। मैं उसे इशारे से आइसक्रीम खाने को मना कर रही थी, लेकिन वह जबरदस्ती करने लगी कि बस एक आइसक्रीम खा लो। ये बहुत टेस्टी आइसक्रीम है और आपको तो आइसक्रीम बहुत पसंद है। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे अब रेखा में कुछ गड़बड़ नजर आने लगी थी। मेरा दिल किया कि मैं पार्क से चली जाऊं और रो रो कर लोगों को इकट्ठा कर लूं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। हमारी नौकरानी रेखा मेरे साथ कुछ गलत कर रही है कि नहीं? रेखा तो बस मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, मगर मैंने आइसक्रीम नहीं खाई थी। घर आने पर मम्मी को ये सब बताए बिना ही मैं अपने कमरे में चली गई थी और सो गई थी। शाम में जब मेरी आंख खुली, तो मैं आराम महसूस कर रही थी और आज मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने घर तक आई हूँ। वरना तो मैं पार्क से कब और कैसे घर आ जाती थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था। हमेशा ही मैं आइसक्रीम खाने के बाद अपने आप को रिलैक्स फील नहीं करती थी, बल्कि मेरी तबीयत बहुत गिरी-गिरी सी रहती थी। सारा दिन मेरा सर चक्कर खाता रहता था और सोकर उठने के बाद भी मेरा दिमाग भारी-भारी महसूस करता था। लेकिन आज जब मैं सोकर उठी, तो बहुत अच्छा फील कर रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल हल्का-हल्का सा है और मैं काफी एक्टिव भी लग रही थी। मुझे यकीन हो रहा था कि सब कुछ आइसक्रीम की वजह से ही होता है। यह आइसक्रीम की वजह से होता है जो मुझे नौकरानी खिलाया करती थी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। अगले दिन रेखा मुझे जब पार्क लेकर गई, तो आइसक्रीम लेने के बहाने से वो मेरे पास से चली गई थी और लगभग 1 घंटे के बाद वापस आई थी। मैं उसके इंतजार में काफी देर तक पार्क में बैठी रही थी। वो आज बहुत देर तक के लिए मुझे पार्क में बैठाकर चली गई थी। मैं उसका इंतजार करते करते वहां से निकलकर खुद चलने लगी कि अचानक से मुझे किसी ने पकड़ लिया और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। मैं बोल नहीं सकती थी, इसलिए मैं शोर नहीं मचा सकी। इसने मुझे गाड़ी में बिठा लिया। आवाज से ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो मेरी नौकरानी रेखा थी, जो मुझे आज एक आइसक्रीम के बजाय दो खिला रही थी। मैंने हिलना डुलना चाहा, मगर उसने मुझे मजबूती से पकड़ लिया और कहा कि बस तुम आइसक्रीम खा लो, और मुझे जबरदस्ती आइसक्रीम खिलाने लगी। आइसक्रीम खाते ही मैं अपने होश खो गई। मुझे नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। आंख खुली तो आज फिर से मैं अपने कमरे में मौजूद थी।
थोड़ी देर के बाद मेरी मम्मी कमरे में आई और कहने लगी कि बेटी, तुम पार्क में गर्मी की वजह से बेहोश हो गई थी। नौकरानी तुम्हें यहाँ लेकर आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, या जैसा मैं सोच रही थी और जैसा मेरे दिमाग में चल रहा था, क्या ये सब कुछ सच था या फिर मेरा वहम है। इसका मतलब क्या रेखा मेरे साथ कुछ गलत करती है? मैंने इस बारे में मम्मी को कुछ नहीं बताया, बल्कि यह भी नहीं बताया कि रेखा ने मुझे जबरदस्ती आइसक्रीम खिलाने की कोशिश की थी, क्योंकि होश में आने के बाद मुझे खुद भी याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ था। अगली सुबह मैं नौकरानी के साथ पार्क में घूमने के लिए नहीं गई थी, क्योंकि मैं वह सब कुछ दोबारा से महसूस नहीं करना चाहती थी। मुझे अपनी नौकरानी रेखा पर शक होने लगा था। पार्क जाने के टाइम पर रेखा मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी कि क्या हुआ बेबी जी, आज आप पार्क में घूमने के लिए नहीं जाओगी? मैंने नौकरानी से इशारे में कहा, आज मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी ने नौकरानी को मेरे कमरे में देखा तो उन्होंने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नौकरानी मेरी मम्मी के आ जाने पर घबरा गई। रेखा मुझे बहुत परेशान लग रही थी। मम्मी तो कमरे से बाहर चली गई थी, लेकिन नौकरानी की तो आवाज में भी बहुत घबराहट थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि फिर से तो मेरी मम्मी कमरे में नहीं आ जाएंगी। मैंने कुछ नहीं कहा था और मैं खामोशी रही थी। फिर वह धीरे से कहने लगी, बेबी जी, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आई हूँ। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उसकी तरफ देखने लग गई थी। मैंने उसे गर्दन हिलाते हुए आइसक्रीम खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे ज्यादा तो याद नहीं, पर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि कल उसने मेरे साथ कुछ गलत किया था। नौकरानी बहुत ही आम से शब्दों में कहने लगी कि क्या हुआ बेबी जी, आपको तो आइसक्रीम बहुत पसंद है, प्लीज ये आइसक्रीम खा लो। मैंने उसे फिर से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे आपसे डर लग रहा है। वह समझ गई थी कि मैं उससे क्या कह रही हूं, तो वह कहने लगी कि बेबी जी, आपको गलत फहमी हुई है, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और खामोशी से अपने कमरे में ही बैठी रही। सुबह से ही मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी और आइसक्रीम तो वैसे भी मेरी फेवरेट थी। मैं आइसक्रीम बहुत शौक से खाया करती थी। ये बात मेरी नौकरानी अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने नौकरानी के हाथ से आइसक्रीम ले ली और यह सोचे बिना कि इसमें कुछ गलत भी हो सकता है, उसको खाने लगी, क्योंकि नौकरानी ने मुझे वह आइसक्रीम बड़े प्यार से दी थी और वह हमारे घर की पुरानी नौकरानी थी। बचपन से ही हमारे यहाँ नौकरी करती थी, इसलिए हम लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। मैं अपने माता-पिता की इकलौती और लाडली बेटी थी, इसलिए मेरे माता-पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी। सिर्फ एक यही कमी थी कि मैं बोल नहीं सकती थी। इसी वजह से मुझे स्कूल में भी पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया था, जबकि मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक टीचर रख ली थी, जो मुझे घर पर ही पढ़ाने के लिए आती थी। मैं इशारों से अपनी हर बात को कह दिया करती थी, इसलिए इशारों इशारों से ही मैंने पढ़ना सीख लिया था। मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। मेरे पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हमारा बड़ा सा बंगला और बहुत सारी गाड़ियां थी। जमीन जायदाद भी बहुत सारी थी और हमारे घर में बहुत सारे नौकर नौकरानियां थे। एक एक नौकर को अलग अलग काम दिया गया था। मेरे पापा ने मेरा इलाज बड़े बड़े डॉक्टरों से करवाया था, ताकि मैं बोल सकूं, लेकिन मेरा इलाज पॉसिबल नहीं था। एक बार फिर से मैंने वह आइसक्रीम खाने की गलती कर ली थी। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। एक दिन मैं नौकरानी के साथ पार्क जाने लगी, तो वह मुझे पार्क में एक तरफ को बिठाकर किसी से फोन पर बात करने के लिए चली गई थी। मैं चुपके चुपके उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। वह किसी से मेरे बारे में ही बात कर रही थी, क्योंकि मैंने उसके मुंह से सुना था कि मैंने आइसक्रीम तो उसे खिला दी है, आज भी खिला दूंगी, फिर बताती हूँ। मैंने सिर्फ उसके मुंह से इतनी ही बात सुनी थी कि अचानक उसने कॉल कट कर दी थी और फिर वह पीछे पलटकर मेरे पास आने लगी थी। मैं ऐसे रिएक्ट करने लगी थी जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं हो। आज हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। मेरे चाचा चाची और उनके बच्चे, उनकी दोनों बेटियां मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और वह मेरे साथ बहुत खुश रहती थी। उनके आ जाने से मैं भी खुश हो जाती थी। मैं उन दोनों के साथ खेल रही थी। तभी मम्मी ने मुझे आवाज लगाई,
बेटा, लंच के बाद दवाई खा लेना, मैंने तुम्हारे लिए दवाई निकाल कर रख दी है। बस भगवान तुम्हें ठीक कर दे। डॉक्टर स्पेशली तुम्हारे लिए दवाई लेकर आई है ताकि तुम बोल सको। मुझे उम्मीद है कि तुम एक ना एक दिन जरूर बोलोगी। इसलिए मैंने आज तक हिम्मत नहीं हारी है और मैं तुम्हारे पापा से जिद करके तुम्हारा इलाज अभी भी करवा रही हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि जल्दी ही तुम बोलने लगो। मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। उसके बाद हम लोगों ने लंच किया और फिर मैंने दवाई भी खा ली थी। जब शाम का समय हुआ तो मेरे पार्क जाने का टाइम हो गया था। मैंने अपने साथ साथ अपने चाचा की दोनों बेटियों को भी पार्क में चलने के लिए कहा था। वो दोनों भी पार्क चलने के लिए तैयार हो गई थी, बल्कि बहुत खुश हुई थी। गाड़ी में बैठकर हम सब लोग पार्क जाने के लिए निकल गए थे। नौकरानी हम लोगों के साथ साथ जा रही थी। आज बड़ी हैरानी की बात थी कि पार्क में हम लोगों को छोड़ने के बाद नौकरानी आइसक्रीम लेने के लिए भी नहीं गई थी। वो लोग पार्क में खूब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मेरी नजर नौकरानी पर ही थी। वह बहुत परेशान नजर आ रही थी। शायद उसे इस बात की परेशानी हो रही थी कि मेरे साथ मेरे चाचा के बच्चे भी मौजूद हैं। आज उन लोगों की मौजूदगी में उसे कुछ भी करने के लिए नहीं मिलेगा और ना ही वह मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आई थी। आज हम लोग 2 घंटे पार्क में बिताने के बाद घर वापस आ गए थे। आज मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि मुझे नींद भी नहीं आई थी और मैं खुद सही सलामत पार्क से घर आ गई थी और ना ही मेरा दिमाग भारी हो रहा था। इसका मतलब यही था कि रेखा ही कुछ ऐसा कर रही थी जिससे मेरा सर भारी होता था, क्योंकि जब मैं पार्क में होती और आइसक्रीम खाती थी तब मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हुआ, और जब मेरी आंख खुलती तो मैं अपने कमरे के बिस्तर पर मौजूद होती थी। इसी तरह 2 दिन गुजर गए थे और मेरे चाचा की फैमिली अपने घर को चली गई थी। उन लोगों के साथ बिताए हुए पल मुझे बहुत याद आ रहे थे, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भाई बहन भी नहीं था और मैं ज्यादातर अपने कमरे में अकेली ही रहती थी। मम्मी पापा को भी मेरे पास बैठने की ज्यादा फुर्सत नहीं होती थी। 2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए मैं पार्क नहीं जा पा रही थी। पर नौकरानी हर बार मेरे कमरे में आकर मुझसे पार्क चलने के लिए कहती थी। कहती थी कि बेबी जी पार्क चलो, आपकी तबीयत वहां जाने के बाद ठीक हो जाएगी। मुझे अब रेखा से डर लगने लगा था, क्योंकि मैं उसके साथ कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो मेरे साथ कुछ गलत कर रही है, पर मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से मम्मी को यह बात बताऊं। नौकरानी जबरदस्ती मुझे पार्क ले जाने की बात करने लगी और उसके ज्यादा जिद करने पर मैं उसके साथ पार्क तो चली गई थी, पर मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी दी हुई आइसक्रीम को नहीं खाऊंगी। मैं जब उसके साथ पार्क में गई तो वह मुझे एक तरफ बिठाकर कहीं चली गई थी। मैं एक तरफ तो नहीं बैठी थी, पार्क में ही इधर उधर टहल रही थी, क्योंकि मुझे वहां के फूल बहुत पसंद आते थे। मैं उन फूलों के साथ अपनी फोटो क्लिक कर रही थी। नौकरानी आइसक्रीम लेने के बहाने से चली गई थी, क्योंकि वह हर बार पार्क में जाने के बाद आइसक्रीम का ही बहाना बना लिया करती थी और उसके बाद पता नहीं कहाँ चली जाती थी। आज रेखा को गए हुए बहुत देर हो गई थी। उसे लगभग 1 घंटा हो गया था, पर वह अभी तक वापस नहीं आई थी और मैं पार्क में ही इधर उधर टहलकर उसका इंतजार कर रही थी। कुछ देर के बाद रेखा जब आई तो आज फिर से उसके हाथ में आइसक्रीम थी। उसने मुझे आइसक्रीम दी तो मैंने उसकी दी हुई आइसक्रीम नहीं खाई थी, क्योंकि जब उसने मेरे हाथ में आइसक्रीम थमाई तब उसके पास किसी की कॉल आ गई थी और मैंने चोरी चुपके आइसक्रीम को डस्टबिन में डाल दिया था और उसके सामने ऐसे रिएक्ट करने लगी थी जैसे मैंने आइसक्रीम खा ली है, और फिर ऐसे बेहोश होने का नाटक करने लगी जैसे मैं होश में नहीं हूँ। आज मैंने सोच लिया था कि मैं यह जानकर ही रहूंगी कि आखिर नौकरानी मेरे साथ ऐसा क्या करती है। आइसक्रीम ना खाने की वजह से मेरे दिमाग पर कोई असर नहीं हुआ था। मैं अपने पूरे होश में थी, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि नौकरानी ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और उसके बाद वह मुझे गाड़ी में ले गई थी। तभी मुझे अपने बराबर में ड्राइवर की भी आवाज आ रही थी। इसका मतलब यह था कि यह दोनों एक साथ मिले हुए थे। गाड़ी चल रही थी। आंखों पर पट्टी होने की वजह से मैं कुछ देख नहीं सकती थी। थोड़ी देर के बाद अचानक गाड़ी रुक गई और नौकरानी गाड़ी से उतर गई थी। थोड़ी ही दूरी पर मुझे उसके बोलने की आवाज आ रही थी। मैं कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी में ही बैठा हुआ था,
इसलिए वह मुझे देख लेता, जबकि मैं उसे देख नहीं सकती थी। कहीं दूर होने की वजह से ना तो मुझे नौकरानी की आवाज ठीक से आ रही थी और ना ही महसूस हो रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। मेरा इस बारे में पता लगाना बहुत जरूरी था कि आखिर यह दोनों मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। कुछ देर के बाद ड्राइवर और रेखा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी से उतारा और दोनों मुझे सहारा देते हुए एक ऐसी जगह पर ले गए थे जहां से धुएं की बू आ रही थी। मुझे लगा कि शायद कोई सिगरेट पी रहा है और अगले ही पल मेरे दिमाग में आया कि कहीं नौकरानी नशा तो नहीं करती और उस दिन शायद मेरे साथ कुछ हुआ था। फिर उसके थोड़ी देर के बाद मैं बेहोश हो गई थी। आज तो मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाई थी, तो फिर मैं कैसे बेहोश हो गई? यह बात मेरी समझ नहीं आई थी। मैं इन लोगों की सच्चाई पता लगाना चाहती थी कि आखिर यह दोनों मिलकर मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मगर मैं अपने प्लान में नाकामयाब रही थी। मुझे टेंशन हो रही थी कि आखिर मेरे साथ क्या किया गया है। मैं गूंगी थी, अपनी परेशानी में किसी को बता भी नहीं सकती थी। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि अगर मैंने किसी को कुछ बताने की कोशिश की और इन लोगों ने सबूत के साथ मुझे ही झूठा साबित कर दिया, तो मैं किस तरह से अपनी बात दूसरों को बता सकूंगी। नौकरानी के साथ साथ मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे उससे कोई बात करता है, और आज यह बात साबित हो गई थी कि उससे कोई और बात नहीं करता, बल्कि ड्राइवर ही बातें किया करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं आंख खुलने के बाद फिर से अपने घर के बिस्तर पर मौजूद थी। मगर सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था कि आखिर मैं अपनी नौकरानी की सच्चाई सब लोगों के सामने कैसे लेकर आऊं। मैं खुद ही अपने दिल में सवाल करती और खुद ही जवाब को ढूंढ लिया करती थी। मुझे याद आया कि कहीं मेरी नौकरानी को किसी ने नशे में तो शामिल नहीं कर लिया, क्योंकि वो इससे पहले तो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करती थी। आखिर इतने सालों से वो मेरे साथ पार्क में जाती थी, पर इधर 1 महीने में वो मेरे साथ ही सब कुछ कर रही थी, जिस पर मुझे भी गड़बड़ी का एहसास होने लगा था। पर मैं इस तरह से तो बिना सबूत के अपनी नौकरानी पर इल्जाम नहीं लगा सकती थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी उस पर बहुत भरोसा करते थे। आज भी मैं नौकरानी के साथ पार्क नहीं गई थी। नौकरानी मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि क्या हुआ बेबी जी, आपको भूख लग रही है क्या? ये देखो, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आई हूँ। मैंने उसका हाथ झटक दिया। टूटे फूटे शब्दों में नौकरानी कहने लगी कि क्या हो गया बेबी जी आपको? क्या आप मुझसे नाराज हो? मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी और तुम मेरे कमरे से निकल जाओ। वह मेरे इशारे को समझ गई थी। वह घबराए हुए शब्दों में कहने लगी कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे तो लगा था कि आइसक्रीम देखकर आप खुश हो जाओगी, मगर आपको तो मूड खराब हो रहा है। इस आइसक्रीम में जरूर कुछ ऐसा था जिससे मेरी तबीयत खराब हो रही थी। अचानक मेरी मम्मी कमरे में आ गई और हम दोनों माँ बेटी के सामने नौकरानी हमारे कमरे से निकल गई थी। मेरी मम्मी भी नौकरानी को मेरे कमरे में देखकर किसी तरह का रिएक्ट नहीं करती थी, क्योंकि उनको पता था कि नौकरानी काफी सालों से मेरा ध्यान रख रही है। इसलिए मेरी मम्मी को उस पर बहुत भरोसा हो गया था और वह उसे मेरी हर जिम्मेदारी सौंप दिया करती थी। लेकिन मैं रेखा की तरफ से बहुत परेशान थी। रेखा के चेहरे से साफ नजर आता था कि उसे मेरी बहुत फिक्र रहती है और वह हमेशा ही मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी। उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। जब मेरी तबीयत खराब होती थी, वह सारी रात अपने घर नहीं जाती थी और हमेशा मेरी सेवा में लगी रहती थी। पता नहीं मेरे दिमाग में उसके लिए गलत गलत ख्याल कैसे आ जाते थे, मगर अब जो वह कर रही थी, वह सब तो गलत ही था। मैं सोचती थी कि नौकरानी तो बहुत अच्छी है, मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस सब में नौकरानी शामिल ही ना हो, बल्कि ड्राइवर शामिल हो। पर मेरे पास इन दोनों के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था और मैं शक की बुनियाद पर कुछ नहीं कह सकती थी। मैं कई दिनों तक नौकरानी से नाराज रही थी, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि नौकरानी का चेहरा मुरझाया मुरझाया हुआ है, वह जब भी मेरे कमरे में आइसक्रीम लेकर आई थी, मैं उसकी आइसक्रीम को फेंक दिया करती थी उसकी आंखों के सामने ही, और उसे अपने कमरे से निकल जाने का इशारा कर दिया करती थी। और ना ही मैं कुछ दिनों से उसके साथ पार्क जा रही थी। मैं सारा दिन खुद को कमरे में बंद रखती थी। मेरी इस बात से रेखा भी परेशान हो गई थी, मगर उसको इतना अफसोस में देखकर
मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं उसके पास खुद ही आइसक्रीम लेने के लिए चली गई थी। वह मेरी बात से खुश हो गई थी। वह कहने लगी, बेबी जी, मेरे पास यहाँ पर तो आइसक्रीम नहीं है। आप मेरे साथ चलो। मैं पार्क में आपको टहलाने के लिए लेकर चलती हूँ और वहां से हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। नौकरानी मुझे ड्राइवर के साथ गाड़ी में बिठाकर पार्क में लेकर चली गई थी और वहां जाने के बाद उसने मुझे एक तरफ बिठा दिया था। आज वह फिर से आइसक्रीम लेने गई तो उसे बहुत देर लग गई थी। फिर जब थोड़ी देर के बाद वह आइसक्रीम लेकर आई तो उसकी मोहब्बत भरी बातों में आकर मैंने आइसक्रीम को खा लिया था और आज भी मैं बेहोश हो गई थी। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में मौजूद थी। अब मैं और ज्यादा रेखा पर भरोसा नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं समझ गई थी इस सब में रेखा और ड्राइवर दोनों ही मिले हुए हैं। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसकी वजह से मैं सच्चाई का पता लगा सकूं कि यह दोनों आखिर मुझे बेहोश करने के बाद मेरे साथ क्या करते हैं। एक दिन मैं अपने साथ कैमरा ले गई थी और उसको मैंने खामोशी से ऑन करके ही रख दिया था, जहां से कैमरे के अंदर सारा वीडियो रिकॉर्ड हो सके। मैं पार्क चली गई थी और रूटीन के मुताबिक मेरी नौकरानी मुझे आइसक्रीम खिला चुकी थी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई और मैंने खुद को अपने घर में पाया, तो फिर मैं कैमरा लेने के लिए कार में गई, तो कार में मुझे कैमरा नहीं मिला था। इसका मतलब ये था कि इन दोनों को मुझ पर शक हो गया था। ये दोनों समझ गए थे कि वो कैमरामैन ही रिकॉर्डिंग पर लगाया था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और किसको इन दोनों के बारे में बताऊं। मेरी इशारों की बात को लोग थोड़ा बहुत ही समझ जाएंगे, मेरी पूरी बात को कोई नहीं समझ सकेगा। आज मुझे अपने गूंगा होने पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। अगर मैं बोलती होती तो इन दोनों की सच्चाई मैं जरूर अपने घर वालों के सामने ले आती। कुछ भी करने के बावजूद मैं इन लोगों को रंगे हाथों नहीं पकड़ सकी थी। पर अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं ड्राइवर और नौकरानी के साथ कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं कई बार सच्चाई जानने की वजह से इन लोगों के साथ पार्क जा चुकी हूँ। पर अब मैं सतर्क हो गई थी और मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे इन लोगों के करीब भी नहीं जाना है। नौकरानी मेरे कमरे में आई थी और फिर से कहने लगी कि बेबी जी, आपको पार्क नहीं चलना। मैंने उसे साफ मना कर दिया था कि मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती हूँ, मगर वह बड़ी ही ढीठ थी। मैं नहीं गई तो वह मेरे लिए बार बार आइसक्रीम घर पर ही लाकर दे रही थी। मैं उसकी लाई हुई आइसक्रीम को फेंक दिया करती थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। क्योंकि जब भी मैं आइसक्रीम खा रही थी, मुझे काफी दिनों तक अपनी तबीयत में गड़बड़ी महसूस होती थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और अब सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे था। मैं 18 साल की होने वाली थी। मेरे मम्मी पापा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी में लगे हुए थे। मेरी तबीयत इन दिनों बिल्कुल ठीक चल रही थी। मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। मुझे समझ आ गया था कि यह सब कुछ नौकरानी की आइसक्रीम का ही नतीजा था। अब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल चल रहा था। हालांकि नौकरानी समझ चुकी थी कि अब मैं उसकी बातों में नहीं आती और न ही उसके साथ पार्क जाती हूँ और न ही उसकी दी हुई आइसक्रीम को खा रही हूँ। उसके सारे प्लान नाकामयाब हो गए थे, इसलिए वो अब मेरे कमरे में भी ज्यादा नहीं आती थी और ना ही मैं उसका सामना करना चाहती थी। मुझे तो उसकी शक्ल भी पसंद नहीं थी। अगर मेरी मम्मी उसे मेरे किसी काम को कहती तो मैं उन्हें इनकार कर देती थी और इशारे से कहती थी कि मम्मी, आप ही मेरे सारे काम किया करो। मैं अपनी मम्मी के साथ ही रहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अकेली रही तो मेरी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि नौकरानी हमारे घर में ही रह रही है। वो कभी भी मुझ पर हमला कर सकती है। मैंने सोच लिया था कि जब मेरा बर्थडे हो जाएगा तो मैं इस नौकरानी के बारे में सब कुछ बता दूंगी। इससे पहले मैं कोई बदमाश नहीं चाहती थी। अब मैं बहुत फ्रेश फ्रेश महसूस कर रही थी। बहुत सारे सवालों के जवाब मेरे दिमाग में थे और मुझे उन सारे सवालों के जवाब नौकरानी से ही चाहिए थे। मगर अभी नहीं। मैंने अब पार्क जाना बिल्कुल छोड़ दिया था और अपने घर में अपनी मम्मी के साथ ही रहती थी। फाइनली मेरे बर्थडे का दिन भी आ गया था। मेरे पापा ने मेरी बर्थडे पार्टी में बहुत सारे मेहमानों को बुलाया हुआ था, जिसमें हमारे सारे रिश्तेदार और मेरी कुछ फ्रेंड्स भी आई थीं और साथ ही साथ सारे नौकरों और ड्राइवरों को भी इनवाइट किया गया था,
क्योंकि मेरे पापा घर के नौकरों को भी अपने फैमिली मेंबर की तरह ही समझा करते थे। यह सब भी हमारी फैमिली का ही हिस्सा थे। सारे मेहमान लगभग आ चुके थे। मैं अपने रूम में तैयार हो रही थी, तभी अचानक नीचे से मुझे शोर मचने की आवाज आई। मैं फौरन ही नीचे गई तो नीचे से तेज आवाज आ रही थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि नौकरानी और ड्राइवर मेरे पापा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। मैं उन लोगों को देखकर हैरान रह गई थी, लेकिन मुझे अपने पापा भी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। मेरे पापा ने उन दोनों से सवाल किया कि आखिर वजह क्या है। मेरी मम्मी भी वहीं पर ही मौजूद थी। नौकरानी कुछ बोलती ही जा रही थी। तभी अचानक मेरी मम्मी ने नौकरानी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह खामोश हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है। मुझे लगा कि कहीं नौकरानी और ड्राइवर ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। मेरे पापा भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि तुम दोनों आखिर होते कौन हो। मेरे खास मेहमानों से लड़ने वाले तुम, जिंदगी भर मैंने बच्चों की तरह पाला। तुम लोगों को इस घर में रहने के लिए जगह दी, और तुम लोग मेरे ही घर में मेरे मेहमानों के सामने हमारी इंसल्ट करवा रहे हो। आज मेरे घर पर बुलाए गए मेहमानों से ही तुम लोग लड़ रहे हो। मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे पापा ने ड्राइवर का गिरेबान पकड़ लिया था, जबकि मेरी मम्मी ने नौकरानी को जोरदार थप्पड़ मारा। तब उसने रोना शुरू कर दिया था, और वह बार बार हाथ जोड़कर मेरी मम्मी के आगे रोए जा रही थी। लेकिन ये दोनों आखिर क्या कर रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आया था। नौकरानी कह रही थी, आप इसको नहीं जानते। मालिक, ये आपके दोस्त का बेटा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड इंसान है। मैं आपको कैसे सच बताऊं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मेरे पापा ने बहुत गुस्से से कहा कि खामोश हो जाओ तुम दोनों और दफा हो जाओ यहाँ से। आज के बाद तुम्हें यहाँ पर नौकरी करने आने की भी जरूरत नहीं है। मेरे पापा की आवाज में भरपूर गुस्सा था। मेरे पापा कहने लगे कि तुम जानते भी हो कि तुम किस पर इल्जाम लगा रहे हो। संजय ओबराय पर। ये हमारे बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और इनका बेटा, जिसको मैं अपनी औलाद की तरह समझता हूँ। आज ओबराय की ही बदौलत है कि मैं इतना अमीर हूँ, क्योंकि कुछ सालों पहले इन्होंने मेरे साथ पार्टनरशिप की थी, जिस वजह से मैं आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गया हूँ। लेकिन तुम गरीब कहाँ जानोगे। ये बात तुम लोगों को तो जिस थाली में खिलाया जाता है, तुम उसे थाली में छेद कर देते हो। ओबराय अंकल मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, और उनका बेटा राहुल, जो हमारे घर पर कभी कभी आता था, वह मुझसे भी बातचीत करने की कोशिश करता था, मगर मैंने कभी भी उसकी तरफ देखने की भी कोशिश नहीं की थी। वह मुझे शक्ल से ही बहुत चालाक लगता था। मेरे पापा ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि ओबराय अंकल का सच में हम पर बहुत बड़ा एहसान था। उन्होंने बिजनेस में मेरे पापा की बहुत हेल्प की थी। नौकरानी रेखा कहने लगी कि नहीं नहीं मलिक, ये ऐसे नहीं है जैसा आप इन्हें समझ रहे हो। ये दोनों बाप बेटे बहुत बड़े फ्रॉड लोग हैं। ये दोनों झूठे लोग हैं। रोज मंदिर के बाहर बाबा बनकर बैठ जाते हैं। मेरे पापा कहने लगे, अच्छा, तुम्हें ये किसने बताया? जबकि तुम लोग तो हमारा ही काम करते हो। सारा दिन तुम लोग यहाँ पर नौकरी करते हो, और नौकरी के समय हम लोग तुम्हें कहीं नहीं जाने देते। तो फिर तुम्हें इनके बारे में कैसे पता? नौकरानी मेरे पापा के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, मालिक, अगर मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं जिसे सुनकर शायद आपको मेरी बात का यकीन आ जाए, लेकिन आप गुस्सा मत करना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। नौकरानी की आवाज कुछ डरी हुई महसूस हो रही थी। मेरे पापा कहने लगे, कहो, और क्या कहना रह गया है? तुम क्या कहना चाहती हो, बताओ। पापा तो जैसे गुस्से से पीले हो रहे थे। उनकी आवाज में गुस्सा बहुत था। नौकरानी कहने लगी, दरअसल मालिक, आइसक्रीम, आइसक्रीम व बेबी जी। ये कहते हुए नौकरानी के शब्द लड़खड़ा रहे थे। आइसक्रीम का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी मम्मी ने कहा, चलो निकल जाओ हमारे घर से, और अब एक शब्द भी मत कहना। अगर तुमने कुछ कहने की कोशिश की तो मैं नौकरों से कहकर तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकलवा दूंगी। इसलिए तुम दोनों शराफत से यहाँ से चले जाओ। डर के मारे तुम लोग अब क्या कहोगे? जितना तमाशा तुम लोगों को हमारा बनाना था, बना चुके हो उस टाइम। पापा तो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहे थे, मगर मम्मी चाहती थी कि दोनों उनकी नजर से गायब हो जाए। मैं फौरन ही अपने मम्मी पापा के सामने चली गई थी, और मैंने रेखा और ड्राइवर का हाथ पकड़कर उन्हें जाने से रोक लिया था, और अपनी मम्मी को इशारा किया था कि इन दोनों की पूरी बात तो सुन लो। फिर नौकरानी कहने लगी कि बेबी जी,
मैं जो आपको आइसक्रीम खिलाती थी, वह मुझे यही देते थे। दरअसल इन लोगों से मेरी मुलाकात उसी रास्ते पर हुई थी, जहां से मैं हर रोज रात को यहाँ से गुजरती हूँ। इन्होंने अपना भेष बिल्कुल बाबा जैसा बनाया हुआ होता है। इन लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर कोई ऐसा है जो देख नहीं सकता या फिर बोल नहीं सकता, तब हम उसका इलाज करते हैं और उसको पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। मैंने लोगों को आपके बारे में बता दिया था, तो इन्होंने कहा था कि हमारी दी हुई आइसक्रीम उसे खिलाने के बाद उसे हमारे पास ले आया करो, और वह जो मैं पार्क से गायब हो जाती थी, वह भी मैं इन्हीं लोगों के पास आइसक्रीम लेने के लिए जाती थी। मैं हर रोज जब आपके लिए आइसक्रीम लेने जाती, तो ड्राइवर को मुझ पर शक हो गया था। फिर मैंने ड्राइवर को भी बता दिया था कि मैं आपका इलाज करवाना चाहती हूँ, इसलिए ड्राइवर भी मेरा साथ देने लगा था। आइसक्रीम खाने के बाद जब आप बेहोश हो जाती थी, तो हम आपको इस आदमी के पास लेकर जाते थे। सब लोग शॉक्ड होकर नौकरानी की बात सुन रहे थे और राय अंकल कहने लगे कि क्या बकवास कर रही हो तुम? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पापा भी कहने लगे तुम्हें ये लोग अच्छे खासे नहीं लगते। ये लोग तुम्हें किस एंगल से बाबा लग रहे हैं? अपनी सफाई पेश करने के लिए तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, तो तुमने बाबा का ही बहाना बना दिया। मेरे पापा का गुस्सा तो बढ़ता ही चला जा रहा था। नौकरानी कहने लगी कि नहीं नहीं मालिक, एक बार आप मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं बेबी जी के इलाज के लिए जाती थी। यह मुझे आइसक्रीम में पता नहीं क्या मिलाकर देता था और कहता था कि इस बारे में घर वालों को कुछ मत बताना, वरना इसकी आवाज वापस नहीं आएगी। वह यह काम मुझसे रोज करवाते थे। जिस दिन बेबी जी आइसक्रीम नहीं खाती थी, उस दिन उनका इलाज अधूरा रह जाता था और फिर हमें दोबारा से उनका इलाज शुरू करना पड़ता था। इस फ्रॉड इंसान का कहना था कि अगर वह आइसक्रीम नहीं खाती, तो उसे 2 आइसक्रीम खिलाया करो, वरना तुम्हारी बेबी जी की आवाज कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैं इस बात को नोटिस करती थी कि मैं जब भी बेबी जी को आइसक्रीम खिलाती हूँ, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने सोचा कि ऐसे ही हो गई होगी, मगर कुछ दिन पहले बेबी जी को मेरा पार्क में बहुत इंतजार करना पड़ गया था और फिर मैंने उनको आइसक्रीम खिलाई। उसके बाद फिर से वह घर जाकर अपना दिमाग भारी भारी बता रही थी। मैं समझ गई थी कि इस आइसक्रीम को खाने से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। मैं अगले दिन इस बाबा के पास गई। बेबी जी बेहोश हो जाती थी, तो हमें आइसक्रीम खिलाने के बाद उनको उनके पास लेकर जाना होता था। ये आदमी जो बेबी जी को आइसक्रीम दिया करता था, उनके ऊपर पता नहीं क्या पड़ता फूंकता था। उसके बाद में बेबी जी को ड्राइवर की मदद से घर ले आती थी और खामोशी से उनके कमरे में लिटा दिया करती थी। और जब मालकिन हमें देख लेती थी, तो मैं उनसे कह देती थी कि बेबी जी को गर्मी की वजह से चक्कर आ गए थे। लेकिन कुछ दिनों से शायद बेबी जी को मुझ पर शक हो गया था, इसलिए वह मेरे साथ नहीं जा रही थी। मैं कुछ दिनों बाद इस बाबा से अकेले ही मिलने के लिए गई, तो वहां पर यह बाबा मौजूद ही नहीं था। वहां पर मौजूद लोगों से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई भी बाबा नहीं बैठता। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। उनका कहना था कि उन्होंने इधर किसी बाबा को बैठे हुए नहीं देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं बेबी जी की तरफ से बहुत परेशान रहने लगी थी। उस दिन के बाद से मैंने ना ही बेबी जी को आइसक्रीम दी और ना ही बेबी जी ने मुझसे कभी आइसक्रीम मांगी और ना ही उन्होंने कभी मुझसे पार्क जाने के लिए कहा। आज मुझे दोनों बाप बेटे इधर नजर आए, तो मैं इन्हें पहचान गई कि यह वही बाबा है जो मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना रहे थे। किसी को भी नौकरानी की कहानी पर यकीन नहीं आया था, लेकिन आज मेरे सामने सारी सच्चाई आ गई थी। इसलिए मैंने अपने मम्मी पापा को इशारा करके सब कुछ बता दिया था और उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि नौकरानी और ड्राइवर सच कह रहे हैं। इन दोनों ने मेरे साथ ऐसा ही किया था। मेरे मम्मी पापा को मेरी कही हुई बात पर यकीन आ गया और फिर उन्होंने ओबराय अंकल और राहुल से पूछा था कि आखिर तुम दोनों ने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। मेरे पापा ने फौरन ही बाहर से सिक्योरिटी गार्ड बुला लिए थे और उन लोगों को पकड़वा लिया था, और मेरे पापा ने एक नौकर से पुलिस को भी फोन करने के लिए कहा था, क्योंकि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरे लिए किसी तरह का भी रिस्क नहीं लेते थे। उन दोनों की सच्चाई खुलकर सबके सामने आ गई थी। उन दोनों ने बताया कि दरअसल तुमने जब से हमारे साथ पार्टनरशिप की है, हम लॉस में जा रहे हैं और तुम दिन ब दिन कामयाब होते जा रहे हो।
हम तुम्हारी बेटी को आइसक्रीम में बेहोशी की दवाई मिलाकर दे रहे थे ताकि तुम्हारी बेटी बीमार रहने लगे और तुम्हारा पूरा ध्यान अपनी बेटी की तरफ चला जाए और फिर तुम ऑफिस पर ध्यान ना दो। इस तरह से हम अपने बिजनेस को दोबारा से मजबूत कर लेते और तुम्हें बेवकूफ बना देते। लेकिन तुम्हारी बेटी बहुत चालाक है। इस पर हमारी बनाई हुई दवाई का भी कोई असर नहीं हुआ। हम इसे धुएं में मिलाकर भी कुछ नशा देते थे। तुम्हारी बेटी पर किसी भी तरह के नशे का असर नहीं हुआ था। नौकरानी तो मेरी मदद ही करना चाहती थी, इसलिए पापा ने उन दोनों को माफ कर दिया और राहुल और ओबराय अंकल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इस तरह उन दोनों को सजा हो गई। मेरे पापा को बहुत अफसोस हुआ था कि उन्होंने अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दिया। अगर मैं कुछ दिन और नौकरानी के साथ पार्क जाती रहती, तो इस बहाने मेरी जान को भी खतरा हो सकता था, क्योंकि वो लोग आइसक्रीम में मिलाकर मेरा दिमाग खराब करने की दवाई देते थे। मेरी मम्मी ने कहा कि हम लोगों को माफ कर दो रेखा। हम लोगों ने तुम्हें बहुत ताने दिए, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बेटी का ख्याल किया। तुम सच में एक भरोसेमंद इंसान हो। मेरी इस कहानी से यह पता चलता है कि मेरे पापा को एक अमीर इंसान पर भरोसा था, जिसने उनको धोखा देने के लिए उनकी दोस्ती का इस्तेमाल किया और उनके घर के ही नौकरों को अपनी बातों में ले लिया। और एक गरीब इंसान, जिसने उस फ्रॉड इंसान की बातों में आकर अपनी मालिक की बेटी के भले के बारे में सोचा। मैंने भी ड्राइवर और रेखा से माफी मांग ली थी, क्योंकि मैं भी उन लोगों पर शक करने लगी थी। मेरे मम्मी पापा ने उन दोनों को समझाया था कि ऐसे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमारे दुश्मन होते हैं जो हमारी कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। रेखा और ड्राइवर ने तो इस बात की सीख ले ली थी। अब मुझे उन दोनों पर बहुत भरोसा है और मैंने पहले की तरह रेखा के साथ पार्क जाना शुरू कर दिया और वो आज भी मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आती है, क्योंकि आइसक्रीम मेरी फेवरेट है, मगर उस बाबा से नहीं बल्कि दुकान वाले से। और मैं बहुत शौक से उसकी लाई हुई आइसक्रीम खा लेती हूँ और भगवान की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।